लिख रहा हूँ पर्वत आया, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। पर्वत होता क्या है, तो याद रखिए कि धरती का उठा हुआ वह भाग जो ऊपर से नुकीला हो, ऊपर से क्या हो, नुकीला हो, और जिसकी हाइट 250 फीट लगभग हो, कम से कम हाइट कितनी हो, 250 फीट, उसे हम पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? पर्वत। कितनी हाइट हो? 250 फीट, उसे हम क्या कहते हैं? पर्वत। याद रखिएगा। अब ये पर्वत को पढ़ने के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। एक पहला भाग होता है, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि समझ में आए, अवस्थिति के आधार पे, अवस्थिति के आधार पे। और दूसरा क्या होता है जी? चलिए दूसरा देख लेते हैं, वैसे भी पंखा में बंद करने के चक्कर में था ही। दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे जी? उत्पत्ति के आधार पे। देखिए पीछे कुछ लोग भुनुड़ भुनुड़ चालू कर दिए हैं। अवस्थिति के आधार पे और उत्पत्ति के आधार पे। ध्यान रखिए, लाइट गया है, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है? तो भुनुड़ भुनुड़ मत कीजिए, समझिएगा तो आपके फायदे के लिए। जिनको लगता है कि हाँ फ़ोन से मेरा मन नहीं करेगा तो अपलोड नहीं करूँगा, याद रखिए, तो ये ऑप्शनल है मेरे मन के ऊपर। हाँ, एक व्यक्ति देख सकते हैं जिनके फ़ोन में हो रहा है, बाकी लोग नहीं। तो अवस्थिति के आधार पर जानिए कि मतलब कि ये कहाँ कहाँ उपस्थित है, उसको कहते हैं। अवस्थिति का मतलब जहाँ पे ये स्थित है पहाड़, वहाँ कहते हैं। तो इसके आधार पे दो होते हैं, एक होते हैं स्थलीय पर्वत, स्थलीय पर्वत, और दूसरे होते हैं महासागरीय पर्वत। क्या होते हैं? महासागरीय पर्वत। ध्यान रखिए, स्थलीय पर्वत का मतलब वैसे पर्वत जो स्थल पर स्थित है उनको कहेंगे स्थलीय पर्वत, और वैसे पर्वत जो महासागरों में स्थित है उसे कहेंगे महासागरीय पर्वत। ये जो मैं बता रहा हूँ सीधे जड़ से उठाया हूँ, तो ध्यान दीजिए। स्थलीय पर्वत जो स्थल पर स्थित हो, और महासागरीय पर्वत जो सागर में स्थित हो। अब देखिए, इस स्थलीय पर्वत को भी पढ़ने की सुविधा के अनुसार से दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं तटीय पर्वत, और दूसरा स्थल स्थित पर्वत। याद रखिए, तटीय पर्वत का मतलब वैसे पर्वत पहाड़ जो समुद्र के तट पे बने हैं उनको कहते हैं तटीय पर्वत, और वैसे पर्वत पहाड़ जो किसी भी समुद्र के तट पे नहीं है, पूरे क्या है, भारत के बीचों बीच है, स्थल के बीचों बीच है, उसको क्या कहते हैं? स्थलीय स्थित पर्वत कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि आपने अगर भारत में देखना होगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं कुछ। यहाँ पे ये तट पे जिसको कहते हैं पूर्वी तट के पर्वत, ये पश्चिमी तट है ना जी, पश्चिमी पहाड़ियाँ कहते हैं इसको, पश्चिमी तट के पहाड़ियाँ। और इस पहाड़ी को हम क्या कहते हैं? ये तटीय पहाड़ी है। क्यों? क्योंकि तट के ऊपर स्थित है। जबकि ये जो हिमालय आपको दिख रहा है ये किसी समुद्र तट के किनारे स्थित नहीं है, क्या है? स्थलों के बीच है। तो ये पूरा हिमालय को कहेंगे हम कौन सा पर्वत? स्थलीय पर्वत में कौन सा पर्वत? स्थल स्थित पर्वत। जबकि ये जो पश्चिमी घाटी है और पूर्वी घाटी के जो पर्वत पहाड़ी है इनको क्या कहेंगे? इनको तटीय पर्वत कहेंगे। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरा शक्ल बड़ा तो नहीं आ रहा है, चलिए फिर ठीक है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे क्या है। अब हम आएंगे क्या कि उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे कितने पहाड़ होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पे क्या क्या हो सकते हैं? एक होता है, कौन सा पर्वत हो जाती है जी? एक होता है भ्रतोंस पर्वत। एक होता है मुर्दार पर्वत। एक होता है अवशिष्ट पर्वत। एक होता है ज्वालामुखी पर्वत, और एक होता है मिश्रित पर्वत। ठीक है? अब इस सभी को हम समझते चलते हैं कि भ्रतोंस पर्वत किसे कहते हैं, मुर्दार पर्वत किसे कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं, और मिश्रित पर्वत किसे कहते हैं। क्लियर? तो याद रखिए, ये भ्रतोंस पर्वत का जानते हैं निर्माण कैसे होता है? जैसे देखिए ये स्थल बीच में है ना जी, अचानक से भूकंप या किसी कारण से ये दो साइड की जमीन नीचे धंस गई, पूरी नीचे धंस गई, और इधर की भी जमीन क्या हुई? नीचे धंस गई। तो इनके धंसने के कारण जो पर्वत श्रृंखला बीच में उठ जाती है इसे हम कहते हैं भ्रतोंस पर्वत। क्या कहते हैं? भ्रतोंस पर्वत, या लिखा हुआ है वही पर्वत मान लेते हैं। ठीक है?
क्योंकि थोड़ा सा उच्चारण में मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत तकलीफ आ रही है। ठीक है, भरतोंस पर्वत कहा जाता है। अब आते हैं इसके बाद मुर्दार पर्वत। भरतोंस पर्वत समझ में आ गया। अब आते हैं मुर्दार पर्वत। ये मुर्दार पर्वत बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। मुर्दार पर्वत की मैं अगर बात करूं, मैं यहाँ लिख रहा हूं, अगर मैं बात करूं मुर्दार पर्वत की, तो ये उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नवीन मुर्दार पर्वत और एक होते हैं प्राचीन मुर्दार पर्वत। ठीक है, इनके बारे में पहले बता दो। देखिए, हमारी जो पूरी पृथ्वी है ये 26 प्लेटों पे स्थित है। कितनी प्लेटों पे स्थित है? 26 प्लेटों पे। और 26 प्लेट आपस में घूमते रहते हैं, तो अंतर्गमन बल कहा जाता है। अंतर्गमन बल के कारण कभी कभी क्या होता है ना, ये प्लेटें आपस में आके टकराती है। तो याद रखिए, आप ध्यान से देखे होंगे कि जब हम बाइक लेके चलते हैं, चाहे गाड़ी लेके चलते हैं, बाइक से तो नहीं एक्सीडेंट उतना होता है, लेकिन गाड़ी से एक्सीडेंट होता है। हम मान लीजिए कार लेके चले हैं और आराम से तेज में चल रहे हैं, और स्पीड हमारा क्या है, क्योंकि हम जब बाइक लेके चलते हैं तो कान में हेडफोन लगा लेते हैं और गाना चलता है, धूम मचा ले धूम, देखे हैं। और धूम मचा ले धूम के बाद हम गाड़ी लहरिया लेके चलते हैं। चलाते हैं लहरिया कि नहीं? चलाते होंगे लहरिया। तो जब लहरिया की स्पीड से चलते हैं तो चलिए मोटरसाइकिल लेके तो दाहिने बाएं करके निकल जाते हैं, लेकिन जब हम लहरिया लेके मोटरसाइकिल निकलते हैं तो 2 कार वालों के बीच में कन्फ्यूजन डाल देते हैं कि जाएगा किधर, इधर किधर, क्योंकि गाड़ी चल रहा है ऐसे 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 ऐसे। अब हम तो 2 गाड़ी के बीच में से निकल जाते हैं, हमें बचाने के चक्कर में दोनों गाड़ी आपस में आके भिड़ जाते हैं। देखे होंगे आप लोगों ने, ये सड़क पे घटना है। तो जब भिड़ते हैं तो 2 किस्से होते हैं, या तो जब भिड़ते हैं तो उनके पीछे से ऐसे उड़ जाता है और बीच में खड्डा हो जाता है, या फिर भिड़े तो बीच से ऐसे उठ जाता है, दोनों गाड़ी एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, ऐसे होता है ना। तो वैसे ही हुआ था। क्या हुआ था ना कि हमारे भारत का ये जो निचला भाग आपको दिखता है, ये जो निचला भाग दिखता है ना, ये भाग हमारे भारतीय हिस्से में नहीं था, ये अफ्रीका का हिस्सा था। अफ्रीका से टूटा और इसका नाम था गोंडवाना लैंड। क्या नाम था? गोंडवाना लैंड। जब ये अफ्रीका से टूटा ना तो बड़ी तेजी में आया और ये प्लेट आके यहाँ टकराया। टकराने के कारण क्या हुआ ना कि यहाँ पे पर्वतों में मोड़ पड़ा और एक नए पर्वत का निर्माण हुआ, जिसको क्या कहते हैं? मुर्दार पर्वत। क्या कहते थे? मुर्दार पर्वत। तो निर्माण हो गया जो आज का हिमालय है। ठीक है, अब आते हैं तो मुर्दार पर्वत समझ गए कि कैसे निर्मित होता है। काहे मुंह सुखा के बैठे हैं? समझ में आया ना? तो ऐसे मत मुंह सुखाइए, लगेगा कि जरा हम कोनो पाप तो नहीं कर रहे हैं। बी सीरियस, इतना सीरियस मत होइए, तो पीएमसीएच जाना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं। ये वीडियो का गोली मारिए, इसमें आपकी थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी आएगी तो चलेगा। मेरा क्या कह रहा हूँ कि ये वीडियो इस परिप्रेक्ष्य से नहीं बना कि इसको अपलोड करना है, मन के ऊपर है। मन किया तो लगेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। तो आप कम से कम खुश होकर पढ़िए कि एक बार में आपको 100% समझ में। ऐसा मुंह मत सुखाइए, गरीब आदमी को दुख लगने लगेगा कि क्या हो गया। आगे चले, यहाँ देखते हैं। तो ये हुआ। अब देखिए, इसमें नवीन मुर्दार पर्वत और प्राचीन मुर्दार पर्वत क्या कहते हैं। एक युग है जिसको टर्शियर युग कहा जाता है। इस टर्शियर युग में ना बहुत सारे पर्वतों का निर्माण हुआ था। तो इस टर्शियर युग से पहले जिस पर्वत का निर्माण हुआ उसे कहते हैं प्राचीन मुर्दार पर्वत। क्या कहते हैं? प्राचीन मुर्दार पर्वत। इनका निर्माण कब हुआ? इनका निर्माण हुआ टर्शियर युग से पहले। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देखिए, टर्शियर युग से पहले इनका निर्माण हुआ। और जिनका निर्माण टर्शियर युग के बाद हुआ, जिनका निर्माण टर्शियर युग के बाद हुआ, उनको हम क्या कहते हैं? नवीन मुर्दार पर्वत। तो हमारा जो हिमालय है, आज का हिमालय, ये नवीन मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। जबकि आप जो ऊपर का ट्रांस हिमालय देखते हैं वो प्राचीन मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। बात समझ में है? इतना में कोई दुख तकलीफ नहीं ना है जी। तो ये पर्वतों के बारे में तो हम मोटा मोटी समझ गए। अब आते हैं तीसरे में। तीसरा कौन है जी? अवशिष्ट पर्वत। इसके बारे में जान लीजिए। ये वैसे पर्वत है जिनका निर्माण तो प्लेटों के टकराने से हुआ है, लेकिन ये पर्वतों का एज हो गया। जैसे आदमी बूढ़ा नहीं हो जाता है तो पहले जवान होता है, तो देखिएगा पहले बचपन में होता है तो तनी सा शैतानी शुरू करता है, तनी और करता है, तनी और करता है। जवान होता है तो पूरा खींच में अकड़ के चलता है, कौन बोलेगा। अब बुढ़ापा जैसे आता है धीरे 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 झुक जाता है पूरा। देखिए ना, वही पर्वतों का भी है। बेचारे बचपन में एकदम टाइट होके चलते हैं, लेकिन जवानी तक खूब खिंचाते हैं, जैसे कभी हिमालय खिंचा रहा है। और जैसे बेचारे बूढ़े होते हैं अब धीरे धीरे झरना शुरू कर देते हैं। तो झरने का मतलब क्या कि पर्वत ऊपर से टूट टूट के गिरना शुरू करते हैं। इनमें क्या बोलते हैं उसको? कुछ कहते हैं, हाँ? नहीं, अवशिष्ट पर्वत तो मुझे याद है
इसको क्या कहते हैं, जल से भींगते नहीं हैं, और जल की कमी के कारण क्या होता है, ये अब टूटने लगते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत। और जिसका उदाहरण जानते हैं कौन सा पर्वत, देखिए हमारे भारत में वो पर्वत है, यहाँ से स्टार्ट होता है मजनू के टीला से, और राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति भवन तक जाता है। इसका नाम है, जानते हैं इसका नाम क्या है, अरावली श्रृंखला। हाँ जी, मजनू का ही टीला मैं कहा हूँ। जानते हैं इसको मजनू का टीला क्यों कहा जाता है, सारा मजनू जा जाके यहाँ पे आत्महत्या कर रहा था, उनकी लैला भाग जा रही थी, समझ रहे बात, इसके लिए, तो इसीलिए इसको मजनू का टीला भी कहा जाता है। तो ये गुजरात से स्टार्ट होता है, और यहाँ जहाँ पे गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है, ये जो जहाँ से स्टार्ट होता है अरावली श्रृंखला, ये जगह का नाम है पालनपुर, और जहाँ पे खत्म होता है ना, इस जगह का नाम है मजनू का टीला। सही में मजनू का टीला ही नाम है। मैं कोई आपको हंसाने और बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ। पूछता है हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात के पालनपुर से लेके मजनू के टीला तक। और इसको देखना है तो चक दे इंडिया मूवी देखिए आप लोग, जब चक दे इंडिया मूवी देखते हैं तो जब देखिएगा कि वो लोग आते हैं अपना वो लेके हॉकी लेके दौड़ के चलते हुए, तो उसके पीछे राष्ट्रपति भवन का सीन दिखाया गया है, यही है मजनू का टीला, उसी से आते हैं, और इसी के पीछे राष्ट्रपति भवन भी है, याद रखिएगा। तो सवाल पूछता है, ठीक है। तो ये किस पर्वत का उदाहरण है, ये है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, जो अब धीरे धीरे टूट फूट रहा है। यही नहीं, इधर पश्चिमी घाटी भी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। जितने इधर छोटे मोटे पहाड़ी पठारी दिखते हैं, सब किसके हैं, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। क्लियर। आगे चले, अगर आपकी इच्छा हो तो चलिए चलते हैं। इसके बाद आते हैं ज्वालामुखी पर्वत। अगर आप बीच बीच में बोलेंगे ना तो मैं बता सकूँ कि मेरे पास स्टूडेंट है, नहीं तो लगता है कि अरे अकेले बोला है, कोई बच्चा तो सामने बैठा है नहीं, है कि ना जी। तो कभी कभार बोल सकते हैं, लेकिन मेरे बोलने के रुकने के बाद ये नहीं कि मेरे साथ बोल दीजिए, मतलब मेरा ही गायब हो जाएगा तब। याद रखिए। अब आते हैं ज्वालामुखी पर्वत। देखिए इनका निर्माण कैसे होता है। हमारी पृथ्वी जो 26 प्लेटों में स्थित है, ठीक है, उस 26 प्लेट के नीचे ध्यान देखिएगा तो अभी भी लावा, मतलब कि गर्मी आज भी है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय हमारा पृथ्वी क्या था, गर्म क्या बोलते हैं, आग का गोला था। धीरे धीरे बारिश पड़ने के कारण ऊपरी परत तो ठंडे हो गए, लेकिन आज भी अंदर खिसिया हुआ है। अब उसको निकलने का, गुस्सा उतारने का कहीं मन करता नहीं है। तो हाँ, क्या है ये सब कर रहे हैं सर, ये सब अब बात मत कीजिए, ये सब बच्चों वाला बात हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये पृथ्वी हमारा जो ऐसे गोल दिखता है ना, ये गोल नहीं है, ये क्या है ना, कहीं खड्डा है, कहीं उठा हुआ है, कहीं खड्डा है, कहीं उठा। तो याद रखिएगा ये ज्वालामुखी का निर्माण ये कैसे होता है, क्योंकि ज्वालामुखी भी अंदर से खिंचा हुआ, आप ही की तरह बोलने के लिए मचल रहा है, लेकिन बोले कैसे, तब तक मौका मिला तो बोल दिए। वही उसी तरह से अंदर बैठा ज्वालामुखी भी हुदबुदाते रहता है कि निकले तो कहाँ से निकले। लेकिन अब देखिए, अगर यहाँ बीच में देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ बीच में अगर आग का गोला इधर से निकलेगा तो यहाँ जमीन ज़्यादा फाड़ना पड़ेगा। तो वो जगह ऐसा खोजता है जहाँ खाला वाला चीज़ हो, मतलब बहुत गड्ढा हो, जमीन कम तोड़ना पड़े। तो ये परिप्रशांतीय क्षेत्र, जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, परिप्रशांतीय क्षेत्र, वहाँ ज्वालामुखी अधिक निकलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जमीन पहले से ही खाल है। 1133 मेरियाना ट्रेंच सबसे अधिक गड्ढा वाला चीज़ है ना जी, है सबसे गड्ढा वाला चीज़ है ना जी। तो मेरियाना ट्रेंच के बारे में बताता हूँ। तो ये क्या है, परिप्रशांतीय क्षेत्र में प्रशांत महासागर का सबसे गड्ढा गर्त है। याद रखिए, सवाल बोल रहा हूँ, विश्व का सबसे गड्ढा समुद्री गर्त मेरियाना ट्रेंच किस में है, 11,033 मीटर, और किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में। तो ये याद रखिएगा, मैं कोई यहाँ पे मजाक नहीं चला रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। तो मेरियाना ट्रेंच समझ में आ गया। तो अब देखिए वहीं से, क्योंकि वहाँ पे खड्डा ज़्यादा होता है, तो ज्वालामुखी वहीं से फाड़ के बाहर निकलते हैं। तो देखिए ये धरती से जब फाड़ के बाहर निकलता है ना, तो ये निकलते हैं तो बाहर लावा फेंकते 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 इधर उधर दोनों तरफ फेंकते हुए एक पर्वत का निर्माण कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। जिससे अलग अलग प्रकार के चट्टान निकाले जाते हैं, जिसमें आपका नाइस चट्टान, नीच चट्टान, बहुत सारे चट्टान आते हैं। मैं चट्टानों की बात नहीं, अग्नीय चट्टान, शैल चट्टान, रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, और भी बहुत सारे आते हैं। अभी चट्टानों के बारे में चर्चा नहीं। नीचे से आग निकलता है, जब आग के मैग्मा के रूप में होता है, वो लावा, मैग्मा मतलब गला पिघला होता है। जब लेकिन बाहर आता है ना, तो वो जम जाता है, और जमने के कारण क्या होता है, वो पर्वत बन जाता है। क्लियर। तो अब यहाँ तक ज्वालामुखी समझ में आ गई। तो इसी से निर्मित पहाड़ को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पहाड़ कहते हैं। और मिश्रित का मतलब कि वैसे पर्वत जिसमें इन चारों का गुण स्थित हो, उसको क्या कहेंगे हम, मिश्रित। मिश्रित का मतलब मिला हुआ, तो इसमें चारों का गुण स्थित हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसे मिटा दें, क्योंकि अब मिटाने की ही जरूरत है, बिना मिटाए तो कार्य होने वाला है। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं। थोड़ा सा तब तक लगता है कि मिटाने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं मुझे। तो
पहाड़ कैसे उत्पत्ति होती है, पर्वतों का क्या क्या होता है, तो समझ में आ गया, आया ना जी? कहीं दिमाग से बाउंस तो नहीं ना जा रहा है? जाएगा तो वीडियो तो ही है, काहे दिक्कत लेते हैं, दुख तकलीफ की बात नहीं है। अब आते हैं पूरे विश्व में पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो पूरे विश्व में 33% पर्वत है, 41% स्थलीय क्षेत्र है, मैदानी भाग, तथा 41 और 33 कितना होता है जी? 72, वही होता है कि 74 होता है? 74 होता है। तो बचा कितना? बाकी का 26% पठारी भाग। ये पूरे विश्व की बात करते हैं। लेकिन अगर हम आ जाते हैं भारत में, तो भारत में 43% मैदानी भाग है, 29.9% कितना क्या है जी? पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें 18% पहाड़िया और 11% पहाड़। याद रखिएगा, बता रहा हूं जो 18% पहाड़िया और 11% पहाड़, तथा अब बताइए 27.3% बचते हैं आपके पठार। कितने हैं पठार? 27.3%। देखिए आपका गर्मी भगवान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो हवा नहीं चलने दीजिए, क्योंकि हवा बंद कीजिएगा तो बेचारा लाइट भी बंद हो जाएगा, फिर मैं स्मार्ट दिखना अच्छा नहीं लगेगा ना। लोग देखे तो कहेंगे करियट्ठा मास्टर है, तो कोई देखेगा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या चलता है। आगे चलिए इसके आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं इसको, ठीक है? कहाँ चले थे हम? यहाँ चलना है, पहाड़ों के बारे में। तो याद रखिए, अब हम आते हैं किस में? हमारे अपने हिमालय में। किस में आते हैं जी? हिमालय में। याद रखिए यहाँ पे हिमालय। देखिए बेंच कोई पटकने लगा, मतलब आप भी छोटे बच्चों की तरह हैं। भले कंपटीशन वाले आप हो चुके हैं, लेकिन बच्चों का एज नहीं गया आपका, वही चलते आ रहा है। काहे बेंच घसका रहे हैं? कौन है जी? नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? चलिए, तो देखिए हिमालय को भी मैंने आपको बताया ना कि उत्पत्ति के आधार पे 2 भागों में बांटा गया। हिमालय को उत्पत्ति के आधार पे, एक जो टर्शियन युग से पहले बना और एक जो टर्शियन युग के बाद बना। तो टर्शियन युग से जो पहले बना उसको हम कहते हैं, जानते हैं क्या? ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। ये बेसिकली इसका जन्म जो हुआ है हिमालय से पहले हुआ है, और इसको हम, क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बैक बोन ऑफ हाई एशिया। क्या कहते हैं? बैक बोन ऑफ हाई एशिया, यानी कि ऊंची एशिया की रीढ़। ऊंची एशिया की रीढ़ कही जाती है। अब इसके बारे में समझ लीजिए, ये जो बृहद हिमालय और दूसरा जो भाग है, ये हमारा भाग होता है हिमालय। क्या भाग होता है? हिमालय। ये ट्रांस हिमालय 3 श्रेणियों में बटा है लगभग, जो भारत में स्थित है। मैं भारत की बात करता हूँ, वैसे और भी श्रेणियां मैं बताऊंगा, ऐसे बताना होगा। तो ये 3 श्रेणियों में बटा है। पहले श्रेणी का नाम है काराकोरम श्रेणी। कौन सा श्रेणी? काराकोरम श्रेणी। और इसी काराकोरम श्रेणी में एक दर्रा, इसको काराकोरम दर्रा कहते हैं, जो भारत से तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है? तो काराकोरम श्रेणी, ठीक है? दूसरा है लद्दाख श्रेणी, आप लोगों को तो याद हो चुका है, लद्दाख श्रेणी। और तीसरे का नाम है जास्कर श्रेणी। कौन सा श्रेणी? जास्कर श्रेणी। बहुत बढ़िया, ऐसे ही याद कीजिए। मुझे लगता है कि आप भी आने वाले समय में बहादुर होइएगा। चलिए, अब इसको हम थोड़ा सा कहाँ देखते हैं? मैप में देखते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ पे हो गया। अब मैप में चलते। देखिए, ये जो आपको मैंने यहाँ पे काला कलर का ये जो मार्क दिख रहा है, हाथ ज़्यादा ऊपर उठाना पड़ रहा है, दिख रहा है ये काला कलर का मार्क। तो ये जो मार्क है, इसका नाम है पामीर नॉट। क्या नाम है इसका? इसको अगर मैं लिखूँ तो इसका नाम है पामीर नॉट, या फिर इसको पामीर ग्रंथि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पामीर ग्रंथि। यहीं पे पठार है, पामीर का पठार, जिसको विश्व की छत कहते हैं। याद है आप लोग को? विश्व की छत पामीर का पठार कहा जाता है, या तिब्बत का पठार भी उसी को कहते हैं। देखिएगा, आपके एग्जाम में पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार, या पहले उसको पामीर का पठार कहते थे। तो इसी पामीर नॉट से ये निकले हुए हैं। अब देखिए, इस पामीर नॉट से करीब 5 श्रेणियां निकलती है। एक श्रेणियां जो सीधे चीन की तरफ चली जाती है, इस श्रेणी का नाम होता है कुर्नूल श्रेणी। क्या नाम होता है? कुर्नूल श्रेणी। जबकि दूसरी श्रेणी जो अफगानिस्तान की तरफ चली जाती है, इसका नाम होता है कुश पर्वत। कौन सा पर्वत? कुश, जो भगवान श्री राम के बेटे कुश के नाम पे पड़ा है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? कहीं दुख तकलीफ रोग बलाए आना भी नहीं चाहिए। और थोड़ा सा शकल पे स्माइल रख के पढ़िए। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ तो इधर मुझे डर लग रहा है कि क्या हुआ, मारेंगे तो नहीं हमको, ऐसा मत कीजिए। यहाँ तरह स्माइल लगे पढ़िए। आगे आते हैं। अब इसके आगे देखिए, तो
इससे 3 श्रेणियां ऐसी है जो भारत से होकर गुजरती है। कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणी, जिसमें जो सबसे पहली श्रेणी है इसका नाम है काराकोरम। ये देखिए जो लाल से सबसे ऊपर रंगा हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो लाल से सबसे ऊपर श्रेणी चला है इसका नाम है काराकोरम श्रेणी। कहीं दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसी काराकोरम श्रेणी में ये जो आपको लाल वाला पर्वत दिख रहा है ये एक पहाड़ है। पहाड़ क्या कहें तो पर्वत है, ऊंची चोटी है, जिसका नाम है K2। जिसका नाम क्या है? K2, जिसको गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी खोज हुई थी 1906 में और इसके खोजकर्ता का नाम था स्वेन। क्या नाम था? स्वेन। स्वेन महोदय ने इसकी खोज की थी कब? 1906 ईस्वी में। क्लियर? आगे चलते हैं तो इसके बारे में जाने तो इसकी जो हाइट है 8611 मीटर है। क्या है? 8611 मीटर, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जो विश्व की क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ स्थित है? भारत में स्थित था, लेकिन अब ये जो है क्योंकि अब ये पाक के अधिकृत में है, POK में स्थित है, अतः इसे को कहते हैं POK, पाक अधिकृत कश्मीर। क्लियर? इसी में जान लीजिए कि इस क्षेत्र के बाद ये जो दूसरी श्रेणी है, इस दूसरी श्रेणी का नाम है लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी? लद्दाख श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहुत सारी क्या पाई जाती है? ग्लेशियर पाए जाते हैं, हिमनद पाए जाते हैं, जिनके बारे में पूछता है। जिसमें सबसे बड़ा जो हिमनद है उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, उसके बाद बाल्टोरो ग्लेशियर, उसके बाद बियाफो ग्लेशियर, उसके बाद हिस्पर ग्लेशियर, और भी 2-4 ग्लेशियर का नाम है चोगलुम्बा, हाँ चोगमलुंगा ग्लेशियर, ऐसा ही नाम है, मैं भूल जाता हूँ इसको, चोगमलुम्बा ग्लेशियर। इस प्रकार के ग्लेशियर है। तो सबसे छोटा चोगमलुम्बा और सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर, याद रखिएगा। तो ये पूछता है खारदुलुंगा है, वो खारदुलुंगा भी ग्लेशियर इसी में है, मैं उसका भी नाम भूला हूँ, खारदुलुंगा, जो कि ऐसे ही पूछता है नहीं। ठीक है, अब याद रखिए कि यहाँ जो ये जो लद्दाख श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी और क्या बोलते हैं इसको, काराकोरम श्रेणी के बीच में कुछ क्षेत्र ऐसे रह जाते हैं जहाँ पानी बहुत कम होती है, और यहाँ पे एक मरुस्थल निर्मित होता है जिसको भारत का ठंडा मरुस्थल के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं लद्दाख, जिसको पिंटू बार बार भूल जाते हैं। ठीक, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कहाँ है? लद्दाख में। अब मरुस्थल के बारे में बता दूं कि मरुस्थल किसे कहा जाता है। ऐसा नहीं जहाँ पर रेत जमा है वही मरुस्थल कहा जाता है। वैसे हर क्षेत्र जहाँ 25 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, याद रखिएगा, वैसा हर क्षेत्र जहाँ 25 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है उसे भी हम क्या कहते हैं? उसे भी हम मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होती है ना, 25 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, और यही वाला जो है ना, यहाँ पे एक बेसिकली क्या बन जाता है? मरुस्थल बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सफ़ेद मरुस्थल। क्लियर? या सफ़ेद मरुस्थल नहीं कहते हैं सर, कंफ्यूज मत कीजिए, इसे कहते हैं शीत मरुस्थल। और सफ़ेद मरुस्थल यहाँ है, दिख रहा है गुजरात, यहाँ पे नमक का ढेर, ये कक्ष के रन के साइड में नमक का ढेर बना हुआ है, और नमक के ढेर के कारण ये पूरा वाइट परत से है, जो कि नमक के द्वारा निर्मित मरुस्थल है, तो इसको कहते हैं सफ़ेद मरुस्थल। और यहीं पे एक गाने का शूटिंग हुआ था जिसमें देखिएगा पीछे पूरा वाइट वाइट है, कौन सा? सारी के फॉल सा कभी मैच किया रे, देखें गाना, बड़ा अच्छा गाना, ऊँट ऊँट घूम रहे होते हैं, वो यही मरुस्थल है। और एक मरुस्थल जो सूखा मरुस्थल है यहाँ राजस्थान के क्षेत्र में, जिसका नाम क्या है? थार मरुस्थल, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल, जो मंगोलिया में है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। तो हम मरुस्थल के बारे में तो पढ़ नहीं रहे हैं, वापस से आते अपने, गो टू द पॉइंट। आगे आए। अब इसके बाद देखिए, इस लद्दाख श्रेणी के बाद एक जो तीसरी श्रेणी ये दिख रही है आपको, दिख रही है, इसका नाम है जास्कर श्रेणी। क्या नाम है? जास्कर श्रेणी। अब इस जास्कर और लद्दाख के बीच में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये उत्तराखंड के बगल में यहाँ पे एक झील है, मानसरोवर झील, और उसी मानसरोवर झील के ऊपर एक छोटा सा जगह है जहाँ से निकलती है कौन नदी? सिंधु नदी। तो जब हम नदियों के बारे में चलेंगे तो उसको डिटेल से चलेंगे, क्योंकि यहाँ सिंधु नदी से कुछ संबंधित क्वेश्चन है तो बताना जरूरी है। तो वही सिंधु नदी निकलती है ना, तो लद्दाख के ऊपर से होते हुए उसके बाद इसी के बीच से आती है। तो कभी कभी सवाल पूछ देता है कि सिंधु नदी भारत की किन 2 पहाड़ियों के बीच से गुजरती है। मेरा गला बज रहा है काजी, लग रहा है, कोई बात नहीं, उतना तो खिंचाएगा। ठीक है, चले आगे। तो इन्हीं 2 से निकलती है, लेकिन जब ये लद्दाख से निकलती है ना, तो ये लद्दाख श्रेणी को काटती है, और जहाँ काटती है ना
वो एक स्थान है, यहाँ पे देखिए यही छोटे से स्थान पे काटती है और इस स्थान का मैं नाम यहाँ लिख रहा हूँ। उस स्थान का नाम है बुंजी। क्या नाम है? बुंजी नामक स्थान पे काटती है और यहाँ पे ये भारत का सबसे गहरा गॉर्ज बनाती है। भारत का सबसे गहरा गॉर्ज, गॉर्ज लिख दूं। अंग्रेजी में इसको गॉर्ज कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं खड्ड। क्या कहते हैं? खड्ड। खड्ड का मतलब खड्डा, खड्डा बनाती है, भारत का सबसे गहरा खड्डा। तो पूछता है, ऐसा भी पूछेगा आपसे कि सिंधु नदी कहाँ पे सबसे गहरा खड्डा बनाती है? ये भारत का सबसे गड्ढा खड्ड है बुंजी नामक स्थान पे। बुंजी खड्ड के नाम से जिसको जाना जाता है, बुंजी खड्ड, जो सबसे भारत का क्या है? सबसे लंबा खड्ड है। याद रखिए, जब हम खड्ड की बात करते हैं तो ये जब खड्ड बनाएगी तो निश्चित है कि पहाड़ों में ढाल भी बनाएगी। तो यहीं पे ये क्या करती है ना, देखिए एकदम खड़ी ढाल बनाती है। जैसे कि ये पहाड़ की ये जो ढाल दिख रही है ढलान, ये खड़ी ढलान नहीं है, ये थोड़ा सा लेटा हुआ, इस पर चढ़ना आसान है। लेकिन ये जो ढाल दिख रही है बिल्कुल खड़ी है, इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। और इस ढाल का नाम मैं आपसे पूछूँ तो राकापोसी की ढाल, ठीक है। तो यहाँ एक बहुत ही खड़ी ढाल बनाती है जो विश्व की सबसे खड़ी ढाल है। जो क्या है? विश्व की सबसे खड़ी ढाल, जिसका नाम क्या है? राकापोसी ढाल। क्या नाम है जी? राकापोसी ढाल। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि कौन सी नदी सबसे गहरा गॉर्ज भारत में बनाती है, तो कौन सी नदी होगी? सिंधु नदी। और किस स्थान पे? बुंजी नामक स्थान पे। और वहीं पे पूछेगा कि विश्व का सबसे गहरी सबसे खड़ी ढाल स्थित है, विश्व के सबसे खड़ी ढाल जो भारत में स्थित, उसका नाम क्या है? राकापोसी ढाल। ठीक, समझ गए? ढाल समझ में नहीं आ रहा? यहीं से चले थे। चलिए, ढाल का मतलब याद रखिए। जैसे कि देखिए, ढलान इसे भी कहेंगे, ढलान इसे भी कहेंगे, ढलान इसे भी कहेंगे। लेकिन इस ढलान पे बाइक चढ़ाना बड़ा आसान होगा, इसे चढ़ जाएगा सीधे चल के। लेकिन थोड़ा सा इसको और डाउन कीजिए तो गाड़ी में पावर चाहिए चढ़ने वाला। लेकिन अगर ये ढाल पूरा ऐसे हो गई तो इसको खड़ी ढाल कहेंगे। ढाल का मतलब ढलान होता है, खड़ी ढाल। तो इस पे गाड़ी चढ़ाना छोड़िए, इंसान को चढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रेविटी सीधे सीधे काम करने लगती है और उसको जमीन पे खींचती है। जबकि ऐसे होता है ना तो ग्रेविटी कम काम करती है और पहाड़ों से खींचा होता है तो आदमी को चढ़ना आसान होता है। जबकि ऐसे होने के कारण ग्रेविटी सीधे जमीन के पास लगने लगती है तो इस पर चढ़ना मुश्किल होता है। और याद रखिए कि 1999 के कारगिल युद्ध के समय हम चले आए थे जारे में अपना पोस्ट छोड़ के, क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान दोनों अपना पोस्ट छोड़ के चला आता था और पाकिस्तान ने हमारे पोस्ट पे कब्जा कर लिया था। तो हम सीधे से चलते थे तो ऊपर से इतना ना गोली फायर किया जाता था, सीधे से जाना मुश्किल था। तो हमारी भारतीय सेना की वीरता थी, वो इसी ढाल पर इधर से चढ़ गए थे जहाँ से चढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन हम भारतीय हैं, हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। याद रखिए, अभी चंद्रयान 3 ये भी नामुमकिन था, क्योंकि हम उसके दक्षिण ध्रुव पे उतरे हैं और विश्व के पहले देश बने हैं। भारत विश्व का पहला देश बना है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पे है। अब कविता ये नहीं कही जाएगी चंदा मामा दूर के, नहीं, अब हम कहेंगे चंदा मामा पास के, क्योंकि चंदा मामा के ऊपर हम पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी हम चंद्रमा पे कदम भी रखेंगे इंसानी रूप में। कहीं हो सकता है मैं ही चला जाऊं पहला इंसान कदम रखने वाला। तो याद करना पड़ेगा जीके में मेरा नाम, लेकिन मुझे कौन बुलाएगा, कौन मुझे जानता है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। तो चंद्रयान मिशन तो हम भारतीयों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। याद रखिए, जब पहली बार भारतीयों ने रॉकेट बनाया था ना, तो वो रॉकेट जानते हैं किस पे लाद के गया था? साइकिल पे लाद के। इसरो की स्थापना कब होती है पता है आपको? 1969 में, 15 अगस्त 1969 को स्थापना होती है इसरो की। आप पहला रॉकेट जो लॉन्च करने लेके जाते हैं, जानते हैं? विक्रम साराभाई उसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। पहला रॉकेट साइकिल पे लाद के ले जाते हैं, पूरा दुनिया हंसता है कि देखो इस साइकिल से लॉन्च करेगा रॉकेट। इतनी भी हमारी काबिलियत नहीं थी। आज वही भारत ने पूरे विश्व को उसकी औकात दिखा दे के देख बेटा, बाप बाप होता है। भले मजबूरी बाप के पास आ जाए साइकिल पर चलेगा, लेकिन बाप अपनी औकात पे आ जाए, कहे कि सारा संपत्ति हमारा बेटा तू बेदखल, तो बाप के चरणों में झुकना बेटे का कार्य होता है। और पूरे विश्व के इतिहास में इसने रचा है। मंगल मिशन करना था, एक बार में मंगल पे पहुंच गए। चंद्र मिशन पहला भेजे, एक बार में पहुंचे। और पहली बार हम ही ने खोज के बताया कि चांद पे भी पानी खोजने वाले हम ही भारतीय हैं। भले अमेरिका इसरो अपना दम पे कूदे, इसरो तो भारत का हो गया ना जी, अमेरिका
कौन सा उपग्रह है जी मेरे, नासा बोलते हैं उसको। नासा अपने दम पे कूदे। रसिया ने सोचा कि क्यों भारत आगे जाएगा, मैं अपना नाम पहले करूंगा, अपना लूना छोड़ दिया। लूना छोड़ा, बेचारा लूना गया, भारत से आगे तो पहुंच गया और भारत से घूमते घूमते आगे जाकर टकरा गया चांद से, वहीं पे उसका क्रियाक्रम हो गया। वो सोचा था कि भारत के नाम जाने से पहले अपना नाम करते हैं, लेकिन उसे नहीं पता है कि अभी क्या चल रहा है, सावन चल रहा है और महादेव जी खुद खड़े हैं हमारे पीछे। तो सावन चल रहा है तो हमारा चंद्रयान पहले ना पहुंचे, ऐसा हो सकता है? सारे लोग भगवान की पूजा कर रहे थे, मुंह सूखा हुआ था कल तक कि क्या होगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। और पहुंचने के बाद जो खुशी हमारे मन में आई, रोए खड़े हो गए थे। सब पोस्ट कर रहे थे व्हाट्सएप फेसबुक पे कि चंद्रयान पहुंचने की बधाई। मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आती, इतनी खुशी हुई थी। और ये सही में भारत के लिए गर्व का बात है। ऐसे भारत टेक्नोलॉजी में आगे, भले हम कहते कि कांग्रेस के सरकार में 2-4 गो पहुंच गया होता तो मानते। एगो 2008 में गया था, संपूर्ण हुआ था, ऐसा बात नहीं, मैंने कहूँगा कांग्रेस के सरकार में नहीं गया था, पैसा कम देते थे। लेकिन अब मोदी जी की सरकार में अगर इतनी तरक्की हो रही है तो मैं तो फिर कहूँगा एक बार देखते हैं। बाकी मैं किसी पार्टी पक्ष में नहीं हूँ और ये बोलने वाली बात नहीं है, नहीं तो कोई विपक्षी पार्टी अगर खिसियाएगा तो ये वीडियो को देखेगा नहीं, गड़िया के बैन कर देगा। कमेंट में गाली मत दीजिएगा, मैं किसी पक्ष में नहीं हूँ। आगे चलो देखते हैं आगे। तो यहाँ से देखते हैं कि ये जब 3 खत्म होते हैं ना, तब से शुरू होता है हमारा हिमालय। ये 3 श्रेणियाँ खत्म होती है। तो ये तो समझ गए कि अब पूछेगा कि भारत में सिंधु नदी किस घाटी से प्रवेश करती है, तो क्या कहेंगे हम लोग, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से क्लियर निकलती है। आगे इसके आते हैं, अब आते हैं हिमालय में। देखिए हिमालय भी बेसिकली ऊंचाई के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। एक होता है बृहद हिमालय, जिसकी औसतन ऊंचाई कितनी है जी, 6100 मीटर। हाइट की बात हो रही तो 6100 मीटर। और उसके बाद दूसरा, इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो ये है 2500 किलोमीटर। और पूछूं कि किस पर्वत से किस पर्वत तक है, तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक। कहाँ तक? नामचा बरवा तक। मैं जब वहां पहुंचूंगा तो इसको बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी श्रेणी है, इसका नाम है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो तीसरी श्रेणी है, इसका नाम क्या है, शिवालिक श्रेणी। समझ में आ रहा है बात? आ रहा है कि जा रहा है? मुंह सूखा है, कहाँ है, इसे दुख हो रहा है, बंद कर दें, कहिएगा तो बंद कर देंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए। तो ये जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है पहाड़, दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन पहाड़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये ग्रीन वाला जो क्षेत्र है ना, यही है बृहद हिमालय। क्या है ये? बृहद हिमालय। चलिए अच्छा है, कोई लोग कहेगा कि देखिए वीडियो के साथ साथ डमरू भी बज रहा है। चलिए, तो ये बृहद हिमालय है। और इस बृहद हिमालय में बहुत ऊंची ऊंची चोटी है, मतलब जितनी भी विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं लगभग इसी में स्थित है, याद रखिए। तो ये देखिए जहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये ग्रीन दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसी का नाम क्या है, नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत। बेचारा कहीं हो सकता है नंगा खड़ा हो, कपड़े नहीं पहने हो, उसको जाके कपड़ा पहनाइए, बोले कपड़ा वाला पर्वत है ये, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद धीरे धीरे आगे आते हैं तो एक यही बृहद हिमालय में एक और पर्वत है, इस पर्वत का नाम है नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी। और इसके बाद थोड़ा सा और आगे आते हैं तो अब इसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है। तो नेपाल में एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, धौलीधार पर्वत। क्या नाम है? धौलीधार पर्वत। उसके बाद नेपाल में जो दूसरा पर्वत है इसका नाम है अन्नपूर्णा। क्या नाम है? अन्नपूर्णा। उसके बाद देखिए ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट कितनी है? 8848 प्लस 2 में क्यों लिखा? क्योंकि बर्फ से ढकने के कारण 1-2 फीट इसमें बढ़ते घटते रहता है। तो कभी कभी 4850 देता है और 8848 देता है, कभी कभी 8850 देता है। तो अगर ऑप्शन में 8850 है तो आप 8850 ही मारिएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में 8850 ना दे, मैं लिखवा दूँ 8850 और 8848 दे, ऑप्शन दे लास्ट दिन में से कोई नहीं, तो क्या कीजिएगा? 8848 मार दीजिएगा। आप दोनों आए तो 50 ही मारिएगा। कंफर्म? डन? आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए एक और पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है? मकालू। ये नेपाल में ही हो सकता है, अकालू, भकालू, मकालू, ठीक है। मकालू के बाद एक हमारे भारत में श्रेणी है, ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची श्रेणी है, याद रखिएगा। पहली, दूसरी, तीसरी हम ही लेके रखे हैं। इसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है?
कंचनजंगा। और इसकी हाइट कितनी है जी? 8598, बढ़ गया इसका भी हाइट। इसकी हाइट कितनी हो गई है? 8598 मीटर। 8598 की जगह पे 90 नहीं ना दिख रहा है जी, 8598 मीटर। समझ में आया? और इसके बाद इस श्रृंखला की सबसे लास्ट जो चोटी है, इसका नाम है नामचा बड़वा। क्या नाम है? नामचा बड़वा। आप नामचा भड़वा करके याद मत कीजिएगा, नामचा बड़वा ही रखिएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भले ऊपर चीन है उसको कह सकते हैं, तो चीन को कहिएगा। भारत की पर्वत पहाड़ी के बारे में मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। क्लियर? आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन अब आप पता कैसे कीजिएगा कि कहाँ से बृहद हिमालय शुरू होता है और कहाँ से जास्कर श्रेणी खत्म होता है? ये सवाल दे दे तो क्या कहिएगा? तो याद रखिए, इन दोनों के शुरू और ख़त्म होने के बीच में एक रेखा खींची गई है, जिस रेखा का नाम है ITSZ। क्या नाम है? ITSZ। इसको कहते हैं इंडो तिब्बतियन सूचर जोन। क्या कहते हैं? इंडो तिब्बतियन सूचर जोन। जो क्या करती है? जो दो भागों में बांटती है। किसको किसको जी? जो दो भागों में बांटती है, जास्कर श्रेणी को बृहद हिमालय से। यानी कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय को हिमालय से अलग कौन सी रेखा करती है? यही इंडियन तिब्बत सूचर जोन या फिर ITSZ रेखा। ये सवाल में पूछता है अब, क्योंकि वो लेवल अब नहीं रहा जिससे स्पीडी पढ़ के गए और बना के चले हैं। बिहार पुलिस का भी लेवल अप करते जा रहा है। तो याद रखिए, हम तैयारी करेंगे अपने अप के लिए, न कि लो के लिए। आगे चले। अब इसके बाद थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। कहाँ थे जी हम? यही थे। तो याद रखिए, ये तो बृहद हिमालय हो गई, इनकी चोटियों के बारे में भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखिए स्टार्ट होता है ये मध्य हिमालय, जो कि पाकिस्तान से शुरू होता है। जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय है, ये पाकिस्तान से शुरू होता है और चलते चलते नेपाल तक आता है। नेपाल के आगे नहीं जाता है। ठीक है। अब इसकी कुछ श्रेणियाँ हैं। इसकी क्या है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय की कुछ श्रेणियाँ हैं, जिसके बारे में कभी कभी सवाल पूछ देता है। तो देखिए, इसी मध्य हिमालय की वो श्रेणी जो भारत में स्थित है, इसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल श्रेणी, जो भारत की सबसे लंबी श्रेणी है। याद रखिएगा, क्या नाम है? पीर पंजाल श्रेणी। ये चोटी नहीं है, पीर पंजाल क्या है? श्रेणी है। कन्फर्म? तो ये जम्मू कश्मीर में बेसिकली है पीर पंजाल श्रेणी। याद रखिए। और यहाँ एक और बात याद रख लीजिएगा कि इसी पीर पंजाल श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच में जो जगह है, इसी को कहते हैं कश्मीर की घाटी। श्रीनगर भारत का स्वर्ग, जानते हैं ना? इसी के बीच की घाटी को कश्मीर की घाटी कहते हैं। और इसी के बीच में कौन स्थित है? कश्मीर स्थित है, जहाँ पे आपको श्रीनगर है, जिसे भारत का क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। क्लियर? अब आगे आते हैं। तो इसकी अगली श्रेणी देखिएगा, तो पीर पंजाल श्रेणी के बाद दूसरी जो श्रेणी है वो भारत में ही है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका नाम है धौलीधार श्रेणी। क्या नाम है? धौलीधार श्रेणी, जो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। धौलीधार श्रेणी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। मेरा गला और बढ़ते जा रहा है, बोले क्या और बोल, लेकिन फिर भी हम मानेंगे नहीं, हम बोलेंगे। ठीक है। तो नहीं, पानी पिला देते तो अच्छा रहता है। क्या कहीं पानी? सब पानी पी गया, माहटड़ के लिए भी पानी नहीं रखते हैं। कैसे बच्चे आप लोग? आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे आगे, कोई बात नहीं, नहीं पीऊँगा तो भी चलेगा, मरूंगा नहीं मैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसके बाद एक याद रखिएगा सवाल, ये बार बार पूछता है, ये बार बार सवाल पूछता है। यही लघु हिमालय मध्य हिमालय की श्रेणी जब नेपाल में जाती है ना, तो इसे अन्य नाम से जानते हैं। इसे लघु हिमालय नहीं जानते हैं, इसे अन्य नाम से जानते हैं। तो जब यही श्रेणी जाती है कहाँ? नेपाल में, तो इसे किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं महाभारत की श्रेणी के नाम से। याद रखिएगा, कौन सा श्रेणी? महाभारत की श्रेणी। बड़ा पूछा है क्वेश्चन, याद रखिएगा कि किस हिमालय की श्रेणी को महाभारत की श्रेणी जानते हैं नेपाल में। तो याद रखिए, किस हिमालय को? लघु हिमालय या बृहद हिमालय के श्रेणी को। क्लियर? समझ में आया? कहीं दिक्कत नहीं ना है? और याद रखिए, अब यहाँ तक हो गया तो इसके बारे में थोड़ा और समझ लीजिए। ये जो दो श्रेणियाँ है ना, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, इन श्रेणियों के बीच में ढाल है, घाटियाँ है। जम्मू कश्मीर की घाटी और यहाँ पे कुल्लू की घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की घाटी है। ये घाटियाँ इसी के बीच में है। और यहाँ पे उत्तराखंड की भी घाटियाँ है। तो यहाँ पे कुछ घास पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घाटियों में क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान। तो इस घास के मैदान के बारे में भी कभी कभी क्या करता है? क्वेश्चन पूछ देता है। तो याद रखिए, देखिए ये जो जम्मू कश्मीर के बीच का क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ इतना दूर मैं घेर दे रहा हूँ, इसके बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं ना, इस घास के मैदान को हम कहते हैं मर्ग। क्या कहते हैं? मर्ग। क्या कहते हैं? फिर से याद रखिए, मर्ग। जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग इत्यादि, ये जम्मू कश्मीर में मर्ग है।
जबकि यही घास के मैदान जब बढ़ते बढ़ते यहाँ उत्तराखंड के आसपास, देखिए दिख रहा है ना, ये इधर उत्तराखंड के बीच में आ जाते हैं यहाँ में, तो यहाँ में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? यहाँ के घास के मैदान को कहते हैं बुग्याल या प्यार, बुग्याल या प्यार, बुग्याल या प्यार कहते हैं। और यहाँ के घास के मैदान को क्या कहते हैं जी? मर्ग कहते हैं। ये मैं लिख इसलिए दे रहा हूँ कि आपको जब इससे नोट से लेके बनाइएगा बैठ के तो आपको याद रहे और आप भूले नहीं। तो क्या है जी? बुग्याल या प्यार कहाँ कहते हैं? जब ये जम्मू कश्मीर के घास के मैदान को, जबकि उत्तराखंड, सॉरी उल्टा कह दिया, याद दिलाइए कि मैं उल्टा जा रहा हूँ, याद रखिए। तो जम्मू कश्मीर के घास के मैदान को मर्ग कहते हैं, लिखा भी और बोल उल्टा रहा हूँ, कभी कभी हो जाता है। और वही जब उत्तराखंड के घास के मैदान को क्या कहते हैं? बुग्याल या प्यार। क्लियर? तो ये इन दोनों से खत्म हो गया। लेकिन अब इसके बीच में एक और जानना है कि कैसे हम क्लियर करेंगे कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय, कहाँ से बृहद हिमालय समाप्त होता है और कहाँ से लघु हिमालय शुरू होता है। तो इसके बारे में जान लीजिए। इनके बीच में भी एक रेखा है जिसको कहते हैं MCT रेखा। क्या कहते हैं? MCT। इसका क्या होगा जी? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसका नाम क्या होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आपको लिखना होगा तो आराम से लिख लीजिएगा। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये किसको किसको अलग करती है? ये अलग करती है बृहद हिमालय को लघु हिमालय से। और ये प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और याद रखिए एक और बात बताना मैं भूल गया, जो आपको पता है कहाँ जाते हैं घूमने? नेपाल में जाते हैं घूमने। कहाँ जाते हैं जी? जहाँ पे एक मंदिर भी है भगवान शिव का, काठमांडू, काठमांडू की घाटी। तो एक काठमांडू की घाटी भी यहाँ देखिए, ये जो स्थित है ना यहाँ पे, ये बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में ये जो घाटियाँ दिखती है, यही काठमांडू की घाटी है। तो अगर पूछ दे कि काठमांडू की घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है, तो यहाँ भी याद रखिएगा बृहद हिमालय और लघु हिमालय। कुल्लू मनाली की घाटी बृहद हिमालय और लघु हिमालय, और जम्मू कश्मीर की घाटी भी क्या बोलते हैं? मुझे लगा कि वो उठ के हिले तो मुझे लगा लाएंगे जल, लेकिन वो तो बैठे रह गए। कोई बात नहीं, देखते हैं, देखता हूँ मैं, ठीक है। लघु हिमालय और एको कुला नहीं है जो उसमें, सांप एक बूंद तक पी गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए हम चलते रहते हैं। मत जाइए मत जाइए, ख़त्म करके ही रखते हैं। हाँ ख़त्म कर देते हैं इसको, उसके बाद जाइएगा। बस लास्ट बचा है ना, एक ही पॉइंट बचा है, बैठ जाइए। अब इसको ख़त्म करते, वीडियो भी छोटा हो, काम भी हमारा पूरा हो। जल का बात है तो जल पीते रहेंगे, जीवन है, पीना ही है। पिएंगे नहीं तो मरेंगे भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे समझते, देखिए अब ये तो समझ गए मेन सेंट्रल थ्रस्ट से कौन अलग करता है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय। इसके बाद हम तीसरी में आते हैं। तीसरा जो हमारी श्रेणी है, इसका नाम क्या है? देखिए यहाँ पे लिखे थे शिवालिक श्रेणी, दिख रहा है ना, शिवालिक श्रेणी। इस शिवालिक श्रेणी के बारे में बात जान लीजिए। ये शिवालिक श्रेणी स्टार्ट होता है कहाँ से? आपका जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से, और ये चलते 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 कहाँ तक जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। कहाँ तक जाता है जी? अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई खास श्रेणी इधर तो नहीं दिखती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 4 गो ऊंची पर्वत है जिसके बारे में कभी कभी पूछ देता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो दिख रहा है ना लाल लाल 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो दिख रहा है, यही 4 पहाड़ियाँ है, जिसमें एक का नाम है डाफला। एक का नाम क्या है? डाफला। दूसरे का नाम है मिरी। दूसरे का नाम क्या है? मिरी। तीसरे का नाम है अबोर, और चौथे का नाम मिसमी। चौथे का नाम क्या है? मिसमी। तो कभी कभी ये सवाल पूछ देता है कि डाफेल, क्या बोलते हैं, डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है और किस श्रृंखला की चोटी है? तो किसकी है? शिवालिक श्रेणी की चोटी है। और कहाँ स्थित है जी? अरुणाचल प्रदेश में। इसको असम में लेके मत आइएगा। क्लियर? आप तो हिला दीजिएगा, एकदम जानते हैं ये महान व्यक्ति है। कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं आगे। चलिए, उनको सॉरी फील हुआ, लेकिन लात इधर उधर करना नहीं छोड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए गौर से थोड़ा सा। देखिए तो वीडियो इधर उधर नहीं ना हुआ है, आ रहा है पूरा, तब अच्छी बात है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला जो दिख रहा है। अब यही जो श्रृंखला आगे ऐसे बढ़ते आती है, बृहद हिमालय की श्रृंखला, तो इधर से आके वापस मुड़ जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे भारत को भगवान ने प्रोटेक्शन दिया था, हमने नहीं, भगवान ने। भगवान ने कहा था कि मैं प्रोटेक्शन तुम्हें दे रहा हूँ, आराम से ऐश से जीना। और देख लीजिए, हमको इधर से भी घेर दिए। तो कभी कभी इधर की भी सीमा को पूछ देता है, लेकिन ये जो थे ये चीन और भारत के बीच में लगभग आते हैं, तिब्बत और भारत के बीच में। लेकिन इधर का जो क्षेत्र है ना, इधर वाला, ये इधर की जो पहाड़ियाँ है, ये म्यांमार को भारत से अलग करती है, ठीक है। तो कभी कभी सवाल पूछ देता है कि म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश से कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती है?
तो याद रखिएगा, म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश से जो पहाड़ी अलग करती है उसका नाम है पटकई बुम। कहता है अरुणाचल प्रदेश वाला कि म्यांमार वाला इधर आया तो पटक के बुम बुम कर देंगे, मतलब मार देंगे, उसी को क्या कहते हैं, पटकई बुम। तो ये जो छोटी दिख रही लाल वाला, इसका नाम क्या है, पटकई बुम। ये यहाँ से यहाँ तक फैली श्रृंखला है। उसके बाद जैसे ही हम आते हैं उसके नीचे नागा पर्वत है। नागालैंड में कौन सी पर्वत है, नागा पर्वत। और इसी नागा पर्वत पे नागा लोग वास करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि आदमी खा जाते हैं। नागा लोग को जो पता चला कि हम उनको कहते हैं आदमी खा जाते हैं, तो एक नागालैंडियन कॉमेडिया है, मतलब कि हम कंफ्यूज हो गए कि आप कैसे पता चलता है कि हम आदमी खाते हैं। भाई हम आदमी नहीं खाते, कैसे वो आदमी खाते हैं जी, नहीं खाते हैं। लेकिन उनमें एक गुण है, वो धन्वंतरी को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो उनके जो बुजुर्ग हो जाते हैं बूढ़े, उनको प्रसाद समझ के केवल चखते हैं, खाते नहीं। क्लियर। तो आप नागा लोगों को ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो दूसरा पहाड़ है इसका नाम है नागा पहाड़ी या फिर नागा बूम। तो कभी कभी सवाल अगर आपसे पूछेगा कि म्यांमार को नागालैंड से कौन सी पहाड़ी अलग करती है, तो नागा पहाड़ी या नागा बूम। क्लियर। नागा लोग भी पटक के मारता है बूम बूम, याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा में पहुँचते हैं, तो मणिपुर में भी म्यांमार से क्या करता है, मणिपुर को भी अलग करता है कौन, एक पहाड़ी जिसका नाम है मणिपुर हिल्स। क्या नाम है, मणिपुर हिल्स। और इसी मणिपुर में याद कर लीजिए, इसी मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। और उसी लोकटक झील के बीच में कुछ परतें उठी हुई है, जिसपे एक पार्क स्थित है, जिसको विश्व का पहला तैरता पार्क कहते हैं, जिसका नाम क्या है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। एक के साथ अनेक क्वेश्चन, पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। आगे आए, फिर मुंह सूख गया, काहे, हमको मुंह सूखा हुआ दिखना नहीं चाहिए। भाई हंसी नहीं आ रहा तो रोइए, चलेगा, लेकिन मुंह सूखा हुआ नहीं दिखना चाहिए। अपने आप पे थप्पड़ चला लीजिए। आगे आते हैं, देखिए फिर पूछता है, देखिए इधर थप्पड़ चलने लगा, यहाँ फिर देखिए फिर पूछता है कि क्या बोलते हैं उसको जी, म्यांमार को भारत मिजोरम से कौन सी पहाड़ी अलग करती है। तो इस पहाड़ी का नाम याद रखिएगा, मैं 4 बार इसका नाम बोल दे रहा हूँ। इसका नाम है मिजो हिल्स। क्या नाम है, मिजो हिल्स। और कभी कभी पूछ देता है कि मिजो हिल्स का प्राचीन नाम, तो इस मिजो हिल्स का प्राचीन नाम था लुसाई पहाड़ी। क्या नाम था, लुसाई पहाड़ी। मैंने पहले ही लिख लिया कि मुझे लगा कि मैं भूल जाऊंगा, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ, इसलिए मुझे देखना भी नहीं पड़ रहा। तो इस पहाड़ी का नाम क्या है, लुसाई पहाड़ी। और पूछ देता है कभी कभी मिजो हिल्स हटा के क्या देता है वहाँ पे, क्योंकि जानता है कि बच्चा लहा देगा, तो उसके जगह पे क्या देता है, लुसाई पहाड़ी। तो याद रखिए, लुसाई पहाड़ी किसको किसको अलग करती है, मिजोरम से किसको, म्यांमार को। क्लियर, ये समझ में आया। इसके बाद याद रखिएगा, एक और सवाल पूछ देता है कि इसी हिमालय का अगला एक्सटेंशन भाग है, इसका नाम है अराकानयुमा पहाड़ी। क्या नाम है, अराकानयुमा पहाड़ी। तो जानते हैं इसका क्वेश्चन क्या पूछता है कि अराकानयुमा पहाड़ी कहाँ स्थित है। ये सवाल पूछता है कि अराकानयुमा पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा कहाँ स्थित है जी, म्यांमार में। कहाँ स्थित है, म्यांमार में। इतना तक क्लियर। अब देखिए एक सवाल और पूछता है कि शिवालिक श्रेणी को मध्य हिमालय या लघु हिमालय से कौन सी लाइन अलग करती है, ये भी सवाल पूछ देता है। ठीक है, तो इसका भी याद रखिए कि शिवालिक श्रेणी को जो मध्य हिमालय से अलग करते हैं, इसका नाम है MBF। MDH होता तो कितना अच्छा था, मसाले सच MDH याद हो जाता है, लेकिन यहाँ MDH नहीं है, क्या है, MBF, मेरा बॉयफ्रेंड। चलेगा क्या, नहीं वैसे ही याद कर लीजिए, लेकिन इसका ये फुल फॉर्म नहीं होता है। MBF का होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या नाम होता है इसका, मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसको MBF का मतलब फुल फॉर्म पूछ दे तो गलत मत मार के आइएगा, नहीं तो हो सकता है कि आ जाए, चाहे मेरा बाहुबली फ्रेंड, ये भी हो सकता है, मेरा बाहुबली फ्रेंड। ठीक, चाहे मेरा बुद्धू फ्रेंड भी चलेगा, लेकिन ये नहीं है। क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसका नाम क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, जो क्या अलग करता है, लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। क्लियर। तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को क्या कीजिए, रोक दीजिए, क्योंकि मेरा गला बहुत तेज में सूख रहा है और अभी मैं रोकना है, इसको बंद नहीं करना है, इसको क्या करना है, रोक देना है। थोड़ा सा रोक दीजिए गरीब आदमी के लिए, मैं भी थोड़ा सुस्ता लूँ। रुक गया कि चल रहा है, कैसे देहचूर व्यक्ति है जी।